तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि आपको x की वैल्यूज बतानी है। फाइंड x इफ, आपको x की वैल्यूज बतानी है इफ। इक्वेशन क्या है भाई? इक्वेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 9। ठीक, तो इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यूज बतानी है। बताइए जल्दी से किस तरीके से करोगे, क्या करोगे, करिए तो। चलिए देखिए, इसको हम लोग करते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। जरा फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन फिर से डिफरेंट है पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। ठीक, इसमें फिर से i प्लस एफ मत पुट करना, अदरवाइज बड़ा केस आएगा f प्लस 1/3 f माइनस 1/3, ये सब नहीं। यहाँ पे एक और बात, खास बात देखिएगा कि x प्लस 1/3 x माइनस 1/3, तो दो चीजें ऑब्जर्व हो रही है। एक तो इसमें भी बाई 3 है, इसमें भी बाई 3 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो एक दिमाग में आनी चाहिए, डिनोमिनेटर सेम है तो प्रॉपर्टी लग सकती है। तो प्रॉपर्टी में तो याद करिए, प्रॉपर्टी तो ऐसी थी कुछ की ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n प्लस, ऐसा याद करिए, ऐसा था। और लास्ट टर्म था x प्लस n माइनस 1/n एंड दैट वाज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, ऐसा था प्रॉपर्टी। तो डिनोमिनेटर सेम है तो बिल्कुल प्रॉपर्टी लगती हुई दिख तो रही है, लेकिन हाँ यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये माइनस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप इसको प्लस में बदल सकते हो, है ना, इसको प्लस में बदल सकते हो। कैसे? मैंने एक तरीका आपको बताया था, एक तरकीब आपको बताई थी, याद करिए, कि इसको इंटीजर में बदलने के लिए -1/3 को, इसमें आपको -2/3 करना पड़ेगा ना। तो आप -2/3 और +2/3 इसमें कर दो, तो जरा देखिए हमारे पास क्या मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस, इसको प्लस में बदलने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इसमें -2/3 +2/3 कर दो, तो +2/3, और इसमें -2/3 किया तो ये -1 बन गया एंड दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको इंटीजर में बदल दिया ये, तो यहाँ पे ये प्लस आ गया। अब इस 1 को बाहर भेज दीजिए, तो 1 को बाहर भेजोगे तो आपके पास क्या आएगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कि आप इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3, -1 बाहर गया, -1 को उधर भेजो तो इक्वल टू 10। नाउ अब जरा देखो, अब ये प्रॉपर्टी में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? डिनोमिनेटर सेम, वही फॉर्मूला, n की वैल्यू हमें 3 दिख रही है, 3, तो इसलिए ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x इज इक्वल टू 10। अब देखो भाई, अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 है तो वो नंबर जो है वो कहां से कहां के बीच होगा? 10 से 11 के बीच होगा, ऐसे। सो 3 से डिवाइड करोगे तो योर फाइनल आंसर बिकम्स x बिलोंग्स टू 10/3 से 11/3, इधर ओपन और इधर क्लोज्ड, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए, नहीं तो फटाफट पहले इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, number of positive integral values of x, find number of positive integral values of x for which एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x by 5 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x by 7। ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से सुन लीजिए। आपको x की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, वो भी वैल्यूज सारी निकालनी, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, मतलब x की कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगी
जिसके लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी इक्वेशन भाई? इक्वेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 5 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 7। ठीक, अब जरा इसको सोचिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर आपने जरा भी दिमाग इधर उधर किया ये मिस हो जाएगा। ठीक, यहां पे आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x बताने हैं कितने होंगे। ठीक, तो अभी देखिए, अब ये किसी क्वेश्चन की किसी प्रीवियस क्वेश्चन की कैटेगरी में लाई नहीं करता। जब किसी प्रीवियस क्वेश्चन की कैटेगरी में लाई नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, तो आप इसको ऐसे एनालाइज करो कि ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो ये दो इंटीजर इक्वल है। अरे दो इंटीजर कब इक्वल हो सकते हैं? दोनों 0 हो, या दोनों 1 हो, या दोनों 2 हो, ऐसे ही ना। निगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि अगर x निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव हो जाएगा, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी निगेटिव आएगा। तो ये दो इंटीजर इक्वल कब हो सकते हैं? चलिए देखिए, केस 1, ये दो इंटीजर कब इक्वल हो सकते हैं भाई? केस 1 की ये भी 0 हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी लैंग्वेज, ये भी 0 हो, एंड मतलब क्या मैंने बोला आपको बार बार? इंटरसेक्शन, एंड ये भी 0 हो। कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 7 भी 0। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पे अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो मैं बोल सकता हूँ कि x बाई 5 हमारा 0 से 1 के बीच में होगा। 5 को उधर भेजिए तो x बिलोंग्स टू आएगा 0 से 5 आएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलो, यहाँ पे आपके पास आएगा x बाई 7 बिलोंग्स टू 0 टू 1। 7 को उधर भेजिए तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 0 टू 7 ना। दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, तो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां आएगा? 0 टू 5। ये सो अभी मुझे बताइए इसमें कितनी, पहले इंटीग्रल वैल्यू बताओ, फिर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बाद में देखते हैं। इसमें 5 इंटीग्रल वैल्यूज आ रही, कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, बस 5 हो गई ना, 5 इंटीग्रल वैल्यू। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा जाए तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू तो 4 ही है, तो चलो 4 ही है, वो बाद में, अभी 0 को बाद में हटा देंगे। अभी यहाँ पे आपके पास 5 इंटीग्रल वैल्यूज मिली। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज 4 है, 0 पॉजिटिव नहीं होता, तो पहले केस में आपको 5 सोल्यूशन मिले। इसका हालांकि 4 मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, 0 को भी मैंने काउंट करके 5 बताया, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, केस 2 पे आते हैं। केस 2 हम लोग लेते हैं दोनों इंटीजर 1 हो जाए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 5 भी 1 हो जाए, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 7 भी 1 हो जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 5 1 होगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x बाई 5 जो है वो 1 से 2 के बीच बिलोंग करेगा, तो 5 को उधर भेजिए तो x बिलोंग्स टू क्या मिला भाई? 5 टू 10। ये देखिए, ठीक, इधर आइए, तो यहाँ पे क्या होगा? x बाई 7 बिलोंग्स टू 1 टू 2, तो x बिलोंग्स टू 7 को उधर भेजिए तो 7 टू 14। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो इंटरसेक्शन मिलेगा x बिलोंग्स टू, जो दोनों में है 7, इसके अंदर आ रहा 7 से 10, और इसमें कितने इंटीजर्स मिले? 7, 8 एंड 9, तो कितने मिले? 3। तो देखो मैंने इसलिए पिछली बार 0 को भी काउंट किया था, क्योंकि हम एक पैटर्न बना रहे हैं। इस बार देखो 5 मिले थे, अगली बार कितने मिले थे? 3 मिले थे, अगली बार पता है 1 ही मिलेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं बिना सॉल्व किए हुए, ठीक है? कहो तो करके दिखा दो जल्दी से। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 5 इज इक्वल टू 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 7 इज आल्सो इक्वल टू 2। अगर करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x बाई 5 बिलोंग्स टू 2 टू 3, x बिलोंग्स टू 10 टू 15, और यहाँ पे देखिए x बाई 7 बिलोंग्स टू 2 टू 3, तो x बिलोंग्स टू 14 टू 21। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन, तो ओनली 14, ओनली 14, ठीक है? तो यहाँ पे 1 सोल्यूशन मिला।
इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक पैटर्न बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए सबको ऐड करो। तो 5 यहाँ पे है, 5 + 3 8, 8 + 1 9, लेकिन 0 सोल्यूशन को आप हटा दीजिए। तो इसलिए आपके पास टोटल जो है वो कितने सोल्यूशन पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन मिले, 8। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बताएंगे कि टोटल 8 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, 8 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो योर आंसर इज 8। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है, नहीं तो जल्दी से पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x minus half into greatest integer of x plus half। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x minus half into greatest integer x plus half is a prime number। देखिए क्वेश्चन मैं टफ करा रहा हूं, अभी इस पे लास्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन आपको पता है एडवांस लेवल वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पे, मतलब अगले सब टॉपिक पे मूव करेंगे। ये प्रोडक्ट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x minus half into greatest integer x plus half is a prime number, then find all possible values of x, all possible values of x। so again a good question, कोशिश करिए जल्दी से, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, आगे करते हैं हम लोग इसको। यहां पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहां पे बोल रहा है ना कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, एक प्राइम नंबर है। तो अब यहाँ पे फिर से कोई और अप्रोच तो है नहीं, तो मैंने क्या बताया था कि इनको बस इंटीजर कंसीडर करो। ये देखो, ये एक इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर है। ऐसा कभी सुने, दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब दो इंटीजर का प्रोडक्ट ही बन गया तो वो तो कंपोजिट बन गया, वो प्राइम कैसे बन सकता है? एक ही पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों इंटीजर्स में से एक इंटीजर 1 हो जाए, है ना, एक इंटीजर 1 हो जाए और दूसरा इंटीजर प्राइम हो जाए। दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम कब हो सकता है? जब एक इंटीजर आपका 1 हो जाए और दूसरा इंटीजर प्राइम हो जाए, तभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर हो सकता है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में एक खास बात दिख रही, दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर में, याद करिए मैंने बताया था, पीछे क्वेश्चन कराया था, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्यों ऐसा लगा? दो रीजन से, एक तो यहाँ पे प्लस है, एक यहाँ पे माइनस है, और दूसरा ये कि इस हाफ को अगर आप इस हाफ में ऐड करोगे तो ये 1 बन रहा है, इंटीजर बन रहा है, और जब इस हाफ को इस हाफ में ऐड करने पे 1 बन रहा है, तो इसका मतलब आप इसको इसमें बड़े आराम से बदल सकते हो। तो इसको इसमें या इसको इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप चाहो। तो चलो मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस हाफ को ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ में कन्वर्ट करता हूं। आप एक बार कर भी चुके हो। कैसे करोगे भाई? इसमें माइनस हाफ प्लस हाफ कर दो। ठीक है, तो हमने प्लस हाफ किया और माइनस हाफ किया, तो ये बनेगा -1 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर।
into greatest integer of x plus half is a prime number, ठीक। और नीचे आते हैं, now by the property of greatest integer इस integer 1 को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या मिला, greatest integer of x plus half minus 1, this is multiplied by greatest integer of x plus half and this is a prime number. Now listen carefully, जैसा मैंने बताया ये एक इंटीजर है, तो मान लेते हैं इसको मैं n लिख लेता हूं, इतना बड़ा बड़ा कौन बार बार लिखे, नहीं। और इसको क्या लिखेंगे फिर, ये लिखेंगे n minus 1, तो ये देखिए n into n minus 1 is a prime number। तो क्या पता चल रहा है, ये देखो देखो ध्यान से, तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एक n minus 1 तो एक n, दो लगातार इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम नंबर है। ऐसा कैसे हो सकता है, दो लगातार इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम नंबर कब हो सकता है, जिनमें से एक 1 हो, ये कंफर्म है, और एक 2 हो जाए, तो 1 into 2 आएगा जो प्राइम नंबर बनेगा। तो ये जो छोटा वाला n minus 1 है ये 1 हो जाए और ये बड़ा वाला ये 2 हो जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट 2 आएगा जो प्राइम नंबर होगा। या एक और पॉसिबिलिटी है, दोनों निगेटिव हो जाएगा, जैसे एक -2 हो जाए और एक -1 हो जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फिर से 2 आएगा जो प्राइम होगा, तो छोटा वाला -2 एंड बड़ा वाला -1। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, है ना। पहली पॉसिबिलिटी कि ये वाला 2 हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ, जब ये 2 हो जाएगा भाई तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, है ना, इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आपने इसके टर्म में कन्वर्ट कर रखा है। तो पहली पॉसिबिलिटी, पहला केस फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ जो है वो 2 हो जाए, देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ 2 हो जाए। अगर ये 2 है तो आप लिख सकते हो कि x प्लस हाफ बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा भाई, हाफ को उधर ले जाओ, तो हाफ को उधर ले जाओगे तो 2 माइनस हाफ कितना हो गया, 3/2, 3 माइनस हाफ ये कितना आ जाएगा, 5/2। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया, ठीक। केस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ इज इक्वल टू -1, देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ इक्वल टू -1। तो यहां से जब करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस हाफ बिलोंग्स टू -1 to 0, सो x बिलोंग्स टू हाफ सब्ट्रैक्ट करिए, तो -3/2 से -1/2, और ये भी आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू -3/2 से -1/2 यूनियन 3/2 से 5/2। दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक बार जल्दी से 1 मिनट में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम तभी हो सकता है जब एक 1 हो और एक प्राइम हो। तो आपने इनको जब कन्वर्ट किया एक दूसरे में, तो ये हमें पता चला कि ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट प्राइम है। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम तभी हो सकता है जब एक 1 और एक 2 हो, या एक -2 और एक -1। बस दोनों केसेस के लिए हमने आंसर लिख करके और दोनों का यूनियन ले लिया, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, और अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि आपको मैं 3 इक्वेशन दे रहा हूं और उनको सॉल्व करके आपको x, y और z की वैल्यूज बतानी है। पहली इक्वेशन है आपके पास x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस फ्रैक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 12.7। दूसरी इक्वेशन है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ y प्लस z इक्वल टू 4.1। तीसरी इक्वेशन है आपके पास फ्रैक्शन ऑफ x प्लस y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z इज इक्वल टू 2। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको 3 अननोन x, y, z की वैल्यूज बतानी है, ठीक है। कोशिश करिए। तो चलिए देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे आपके पास देखिए कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, और अननोन्स कितने हैं, अननोन्स भी 3 है। 3 इक्वेशन एंड 3 अननोन। सॉल्व करके इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी। तो देखिए यहाँ पे हमें जो सबसे पहली चीज दिख रही है, ध्यान से देखो तीनों इक्वेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शन एक्स, और आपको पता है इन दोनों को ऐड करने पे एक्स आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई, फ्रैक्शन वाई, इन दोनों को ऐड करने पे वाई आता है। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करने पे जेड आता है। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐसा डिसीजन लिया? क्योंकि मुझे दिख रहा था ऐड करने में ये मुझे कुछ रिजल्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो जब ऐड करोगे तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शन एक्स, एक्स प्लस एक्स हो गया 2x। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस फ्रैक्शन y हो गया y प्लस y हो गया 2y। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, देखो x प्लस y प्लस, इसी तरीके से 2z का 2 कॉमन निकाल लिया तो z इक्वल टू, इधर देखो तो इधर आएगा 18.8, है ना, कितना आ गया 18.8। 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9.4, और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो अभी आपके पास ना 4 इक्वेशन है, और इनसे हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करें, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए और फिर आप इन तीनों को ऐड कर दिए तो आपके पास कुछ ऐसा बेनिफिशियल मिले, इसके बाद का कैलकुलेशन आगे बढ़ाने के लिए पता क्या करते हैं, अब जो आपने तीनों को ऐड करके ये जो निकाला है, इसमें से अब आप 1 बाई 1 तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आपने पहले तीनों को ऐड किया, तीनों को ऐड करके ये मिला। अब आप अगर चाहते हो कि आपका आंसर आ जाए तो इसमें से 1 बाई 1 तीनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसे पहले मैं मान लीजिए 4 माइनस 3 करता हूँ, 4 माइनस 3, ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखो y और y जो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल बचेगा। क्या बचेगा, चलिए देखिए तो y कैंसिल, x माइनस फ्रैक्शन x, x माइनस फ्रैक्शन x होता है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। अगर आप किसी नंबर में उसके डेसिमल पार्ट को हटा दो तो उसका इंटीग्रल पार्ट बचता है, प्लस y कैंसिल, z माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या बनेगा फ्रैक्शन z। अगर किसी नंबर में इंटीग्रल पार्ट हटा दो तो फ्रैक्शन पार्ट बचता है। 9.4 माइनस 2 बना 7.4। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और फिर से सुनिए, बड़े काम की बात। एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन का सम 7.4 आ रहा है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन का सम 7.4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर 7 होगा और ये फ्रैक्शन जो है ये 0.4 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये इंटीजर 7 होगा और ये फ्रैक्शन 0.4 होगा, समझे, इस तरीके से। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब 4 माइनस 2 करते हैं, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 जरा देखिएगा कितना आएगा, 4 माइनस 2, इस बार जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा फ्रैक्शन x, है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आएगा फ्रैक्शन x, प्लस आगे देखिए y माइनस फ्रैक्शन y आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर y, इक्वल टू देखिए 9.4 माइनस 4.1, 9.4 माइनस 4.1 कितना हुआ 5.3, इक्वल टू आया 5.3। फिर से वही सिचुएशन है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन का सम 5.3 हो रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो इंटीजर आपका 5 होगा और वो जो डेसिमल है या फ्रैक्शन है वो 0.3 होगा। ठीक है, चलिए ये वैल्यू भी आ गई। अब आप 4 माइनस 1 कर दीजिए, तो 4 माइनस 1 में देखो क्या आ रहा है, 4 माइनस 1, तो यहाँ पे x x कैंसिल, y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या मिलेगा फ्रैक्शन y, z माइनस फ्रैक्शन z क्या मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर z। तो फ्रैक्शन y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर z इक्वल टू क्या मिला, फ्रैक्शन y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z इक्वल टू, अब आगे देखिए कितना मिला, 9.4 माइनस 12.7,
कितना मिला -3.3 है ना, कितना मिला -3.3। आगे देखिए, फिर से एक इंटीजर और एक डेसिमल का सम -3.3 हो रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसका इंटीग्रल पार्ट -4 होगा। ध्यान रखिएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेते हो -4, और इसका फ्रैक्शन पार्ट या इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना लेते हो 0.7। ऐसा होता है, समझे? तो अब आपको सब मिल गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर z मिल गया, फ्रैक्शन z मिल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x मिल गया, फ्रैक्शन x मिल गया। तो आपको जब सब मिल गया तब आप सब निकाल लो। देखो x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपने निकाला है 7 और फ्रैक्शन x निकाला है 0.3, तो कितना आ गया 7.3। y कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर y 5 प्लस फ्रैक्शन y 0.7, तो आएगा 5.7। z कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर z -4 प्लस फ्रैक्शन z, तो -4 प्लस 0.4, तो -4 प्लस 0.4 ये आएगा -3.6। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए जल्दी से, और नहीं तो इसको फटाफट नोट करिए। हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, और फिर हम लोग का ये क्लास भी खत्म हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी खत्म हो जाएगा, और हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक पे मूव करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं वो क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का और ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिखता हूं, इसको जल्दी से करते हैं और फिर हम लोग अगले सब टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास पे मूव करेंगे। योर क्वेश्चन इज कि फाइंड x इफ greatest integer of 3/x plus greatest integer of under root of fraction of x plus 4/x equal to 5। ठीक है, तो पहले आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन भी है जी। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज बतानी है। चलिए दोबारा मैं क्वेश्चन लिखता हूं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5। देखिए, पहली प्रॉपर्टी याद करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि जब कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर दिखता है तो आप उसको फटाफट बाहर करते हो, ये पहला रूल है। तो यहाँ पे देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये इंटीजर है, ये, क्योंकि मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो इंटीजर होता है वो हमेशा डायरेक्ट भी नहीं लिखा रहता, कभी कभी ऐसे भी लिख देता है। आप इसको तुरंत ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकालो, ये आपके पास आएगा। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x प्लस, ये बाहर चला गया, तो बाहर मैं चलो पहले इसी को लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x प्लस बचा कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शन x इक्वल टू 5। नाउ लिसन केयरफुली, देखो फ्रैक्शन x 0 से 1 के बीच होता है, तो इसका स्क्वायर रूट भी 0 से 1 के बीच होगा, और अगर ये 0 से 1 के बीच है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो डेफिनेटली 0 आएगा, है ना। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। जब ये 0 हो गया तो हमारे पास इफेक्टिव इक्वेशन बची, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x इक्वल टू 5। ना, अब इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं और कुछ भी नहीं है, तो आप इसको ऐसे रीड करो, ये एक इंटीजर और ये एक इंटीजर, और ये दोनों इंटीजर्स का सम जो है वो कितना हो रहा, 5 हो रहा। दोनों इंटीजर का सम क्या हो रहा, 5। दूसरी बात, x निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव इंटीजर आएगा, ये निगेटिव इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे,
और दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम 5 आ रहा है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? देखो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, और आगे बढ़ाते चलो। लेकिन पता है ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा अपना दिमाग ओपन रखिएगा, खुला रखिएगा, नहीं तो आप केस करते करते थक जाओगे, और अगर आप दिमाग खुला रखोगे तो आपको एक केस से ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा दिमाग खोल करके सुनिएगा। देखो भाई 4/x जो है वो 3/x से डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका न्यूमरेटर ज्यादा है, तो ये 4/x 3/x से डेफिनेटली बड़ा होगा। तो इसलिए व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? 0, 5, 1, 4, 2, 3 ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन और आगे की पॉसिबिलिटी ये 3, 2 ये रिजेक्टेड, 4, 1 रिजेक्टेड, 5, 0 रिजेक्टेड है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें मैक्सिमम कितना केस करना पड़ेगा भाई? 3 केस करना पड़ेगा मैक्सिमम। अब इस पे भी अगर आप दिमाग लगाओ तो आप और केस रिजेक्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे जरा सोचिए, अगर 4/x की वैल्यू 5 है, अगर 4/x की वैल्यू 5, तो 4/x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? 5 से 6 में करेगा। 4/x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? 5 से 6, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो। और अगर ये 5 से 6 में बिलोंग किया तो 3/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका इवन अगर आप हाफ करते हो, इसका हाफ 2/x, तो भी वो 2.5 से देखो बड़ा आएगा। 2/x जो है अभी भी ये 2.5 से बड़ा आएगा, समझे? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी 0 तो हो ही नहीं सकता ना। और ये तो 2/x से भी बड़ा है, 3/x 2/x से भी बड़ा है। तो जब ये 2/x ही 0 नहीं हो सकता तो 3/x के 0 होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये केस आप तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। इस पे आइए, तो इसको भी वैसे चलो एनालिसिस करते हैं कि अगर 4/x 4 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 4/x कहां से कहां बिलोंग करेगा? 4 से 5। तो इसका हाफ अगर करोगे तब भी वो 2 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये 2 से बड़ा होगा। तो जब ये 2 से बड़ा होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं आ सकता, इसको भी रिजेक्ट करिए। आप देखें ना, देखो अगर आप दिमाग से सोचो ना कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप फाइनली एक केस पे ही पहुंचे, बस ये केस, और कोई केस नहीं है ना। तो अच्छे से सोच लिया करो तो आप लास्ट में एक ही केस पे पहुंचोगे। अच्छा ये इसके बीच ये बड़ा है तो इससे ज्यादा ही छोटा है, ज्यादा छोटा मतलब नहीं है, सॉरी ज्यादा छोटा नहीं है, इसलिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमने रिजेक्ट कर दी। यहाँ से एनालाइज करते हैं। अब इस लास्ट पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x इक्वल टू 2, एंड लगेगा, एंड है, एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x इक्वल टू 3, एंड लगा है, एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना। नाउ लिसन, 3/x बिलोंग्स टू 2 to 3, सो 3 से डिवाइड करो, 1/x बिलोंग्स टू 2/3 से 1, यहाँ पे 4/x बिलोंग्स टू 3 to 4, सो 1/x बिलोंग्स टू 4 से डिवाइड करो, 3/4 से 1, दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए तो 1/x बिलोंग्स टू, ये है 0.6 करके, ये है 0.7 करके, तो 0.6 से 0.7 से इसके बीच में आएगा ना, तो 3/4 से 1। तो अब फटाफट इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, 3/4 पे क्लोज था, 1 इधर आ जाएगा 1/1, और ये रेसिप्रोकल लिया तो 4/3 इधर हो जाएगा, और ये क्लोज और ये ओपन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो इसको बार बार देख लीजिएगा, और अगर डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।